कल पाइथन सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया था। उस पाइथन सेटअप के साथ सबसे पहले तो हमारा इंटरप्रेटर आया हुआ है और इसका काम होता है हमारे पाइथन प्रोग्राम को रन करना। जब हम कहते हैं कि इंटरप्रेटर हमारे पाइथन प्रोग्राम को रन करता है, इसका मतलब होता है कि हमारा इंटरप्रेटर हमारे लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो मशीन कोड को सीपीयू को हैंड ओवर करता है और सीपीयू फिर उसे रन करता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम शॉर्ट में बोलते हैं कि इंटरप्रेटर पाइथन के प्रोग्राम को रन करता है। दूसरा कंपोनेंट जो पाइथन सेटअप के साथ आता है वो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, कलेक्शन ऑफ समथिंग। वीडियो लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ वीडियो, है ना। म्यूजिक लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ म्यूजिक। कॉलेज में लाइब्रेरी होती है कलेक्शन ऑफ बुक। तो लाइब्रेरी का सेंस आता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है। अब अगर हम कॉलेज की लाइब्रेरी का एग्जांपल लें तो उसमें जो बुक्स रखी हुई हैं वो बुक्स वो हैं जो सबको रिक्वायर्ड होती हैं, जो जनरली लोग पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं तो इसी ऑथर की बुक से पढ़ूंगा, माइट भी वो लाइब्रेरी में ना हो, तो आपको वो अलग से परचेज करनी पड़ सकती है। अब जैसे सी को जनरली जब कॉलेजों में पढ़ाया जाता है तो सी की फेमस बुक आती है लेट अस सी, यशवंत कनेक्टर ने लिखी हुई है। ये आपको अपनी कॉलेज के लाइब्रेरी में मिल जाती है। अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो एक्स वाई जेड की बुक से पढ़ूंगा, तो वो नहीं होगा लाइब्रेरी में, फिर आपको अपनी मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी, है ना। तो लाइब्रेरी का मतलब है कलेक्शन ऑफ बुक्स कॉलेज वाले कॉन्टेक्स्ट में, और वो बुक्स भी वो जो कॉमन है, जो सबको हमारा जनरली रिक्वायर्ड होती हैं। कोई स्पेसिफिक है तो आप अपनी मार्केट से खरीद लीजिए। उसी तरह से जब हम पाइथन में अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन ने सोचा कि क्यों ना पहले से प्रोग्राम बनाकर हम लोग पाइथन सेटअप के साथ दे दें। तो पाइथन की सेटअप के साथ पहले से बहुत सारे पाइथन के प्रोग्राम बनाकर दे दिए गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरी का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। पहले से बने बनाए प्रोग्राम लाकर हमें दे दिए गए हैं। फायदा, किसी भी काम को करने का आपको प्रोग्राम बनाना है तो आपको बनाने की नीड नहीं है, पहले से हो सकता है लाइब्रेरी के अंदर आता हो, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन आप ये सोचें तो फिर हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं अगर पहले से ही प्रोग्राम बने बनाए पाइथन के सेटअप के साथ दे दिए गए हैं तो। तो इसका आंसर वही है, जो पाइथन के सेटअप के साथ प्रोग्राम्स आए हैं वो हैं जो सबको चाहिए होते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं आया हुआ। आप बोलेंगे कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एज इनपुट कराऊंगा और ये बताऊंगा कि भाई इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इस काम को करने का प्रोग्राम पाइथन में नहीं आता है पहले। ठीक है, तो आपको खुद का प्रोग्राम इस काम को करने का बनाना होगा। हाँ, अब आप बोलो कि सर मुझे एक ओटीपी जनरेट करने का प्रोग्राम बनाना है, तो आज की डेट में बहुत कॉमन टास्क है, हर प्रोजेक्ट में ओटीपी जनरेट करने का कोड आता है। तो इस काम को करने के लिए आपको कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है, पहले से पाइथन के अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, जो सबको चाहिए होती हैं, उनके पहले से प्रोग्राम आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। कलेक्शन ऑफ रेडीमेड प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाती है। तो इस तरह से कई सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अब पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, पाइथन सेटअप के साथ पाइथन की लाइब्रेरीज दे दी गई। दूसरा, कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाइथन की लाइब्रेरीज बनाई हैं। जैसे हम गूगल की बात करें तो गूगल ने पाइथन लैंग्वेज नहीं बनाई, लेकिन गूगल ने पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरी बना रखी है। इवन कई सारी लाइब्रेरीज बना रखी हैं। जैसे अगर हम लोग मशीन लर्निंग और एआई में जाएंगे आगे जिनका कोर्स होगा, तो वहां पर हम लोग गूगल की ही लाइब्रेरी यूज करेंगे मशीन लर्निंग और एआई के। अगर हम डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने क्या बना रखा है, पाइथन की एक लाइब्रेरी बना रखी है। हम उसके पास जाएंगे और उससे हमारी जो डेटा एनालिटिक्स की लाइब्रेरी है वो लेकर आएंगे, तब उसकी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं या ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाइथन नहीं बनाई है, लेकिन पाइथन की क्या बनाई है, लाइब्रेरीज बनाई है। तो ऐसी लाइब्रेरीज को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। और वो लाइब्रेरी जो पाइथन सेटअप के साथ ही दे दी गई हैं उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड। अब वो रेडीमेड कोड
पहले से ही पाइथन सेटअप के साथ दे दिया गया है या कहीं रखा हुआ और हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा अभी? इस पर दो वर्ड बने। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेटअप के साथ आ गई, कुछ नहीं करना। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सेटअप के साथ नहीं आई है, उसको पहले अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरी जो आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, उनको करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करने की नीड नहीं है। हमें क्या दे दी गई है, पिप नाम से एक कमांड आती है, वो दे दी गई है। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो सेटअप के साथ नहीं आई हैं, जैसे जेंगो की लाइब्रेरी हो गई, डेटा एनालिटिक्स की लाइब्रेरी हो गई, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी हो गई, ये सारी लाइब्रेरीज पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती हैं, हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। उनको करने के लिए हमें पिप कमांड इस सेटअप के साथ दी जाए। तो पिप कमांड का पर्पज होता है जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उनको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करवाना। कैसे करते हैं, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन ये सीखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मुझे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? तो जैसे आपको अपना रिज्यूमे लिखना है तो आप MS वर्ड पे लिखते हो, आपको कुछ प्रेजेंटेशन में लिखना है तो आप पावर पॉइंट पे लिखते हो, है ना। इसी तरह से अगर आपको पाइथन के प्रोग्राम में कुछ लिखना है तो आपको लिखने के लिए एक एडिटर की नीड होती है। तो अगर हम एडिटर की बात करें तो मार्केट में कई सारे एडिटर अवेलेबल हैं लिखने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नोटपैड। आप नोटपैड यूज कर लीजिए। कुछ ऐसे एडिटर आते हैं जो जनरल पर्पज है, जैसे VS कोड हो गया। तो VS कोड में आप पाइथन का प्रोग्राम बना लो, जावा का बना लो, .NET का बना लो, PHP का बना लो, HTML का बना लो। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप VS कोड एडिटर में बना सकते हैं। कुछ ऐसे एडिटर हैं जो पाइथन के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे पाईचार्म, नाम में ही पाई आ रहा है तो पाईचार्म एडिटर हो गया, जुपिटर एडिटर हो गया। इसी तरह से हमारा आइडल एडिटर होता है। तो कई सारे मार्केट में एडिटर्स आते हैं पाइथन की कोडिंग लिखने के लिए। तो इस सेटअप के साथ वो सारे नहीं दिए गए हैं, कोई एक दिया गया है, और जो एक दिया गया है उसका नाम है आइडल एडिटर। आइडल की फुल फॉर्म होती है बट कोई इसे यूज नहीं करता है, इंटीग्रेटेड। आई का मतलब हो गया डेवलपमेंट, डी का मतलब हो गया, एल का मतलब लर्निंग हो गया, ई का मतलब एनवायरमेंट हो गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट, ये इसके फुल फॉर्म है। और इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, दोनों सही हैं। आप इसे आइडल प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप इसे आइडियली प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है। अब जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं, कितने ऑपरेटर्स हैं, लाइब्रेरी में कितने फंक्शंस हैं, कौन सी चीज़ पाइथन में क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझें, मार्केट में अगर हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो उसका यूज़र मैनुअल भी हमें दिया जाता है जिसमें लिखा होता है उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है ना। अब आप मोबाइल परचेज करेंगे तो मोबाइल के साथ मैनुअल आता है कि उसमें सिम कैसे पड़ेगी या उसमें कोई भी चीज़ कैसे होगी। उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ पाइथन का मैनुअल आता है, पाइथन यूजर मैनुअल, है ना। जिसको पढ़ पढ़कर हम समझ जाते हैं कि पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं, कितने कीवर्ड हैं, किस फंक्शन के साथ क्या किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो आप इसे कैप्स में जनरली लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देंगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, ये पाइथन की, जब आप मुझसे पूछोगे सर कोई बुक बता दो, तो यही पाइथन की किताब का नाम है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी मार्केट में लोग हैं जिन्होंने पाइथन की बुक्स बनाई हैं, उन्हें क्या पता पाइथन क्या होती है? उन्होंने थोड़ी बनाई पाइथन, है ना। तो अब मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने अपनी बुक लिखी, तो वो अच्छी लिखी होगी क्योंकि अपने बारे में वो खुद जानते हैं। अब कोई दूसरा आदमी सचिन के बारे में लिखे तो क्या लिखेगा वो? सबसे ज्यादा सही किसको पता है? धोनी को अपने बारे में पता, धोनी अपनी बुक लिख सकता है। तो अगर कोई भी इंसान जिसने जो चीज बनाई वो लिख कर दे, वो ऑथेंटिक है, वो सही है। कोई दूसरा लिखे, उसे क्या पता भाई कि क्या था आपकी लाइफ में। तो पाइथन के अंदर क्या होता है ये किसी को क्या पता? जिन लोगों ने पाइथन बनाई उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्या बनाया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। ये बात आज हम अगर पहली बार सुन रहे हैं तो ये सरप्राइज हो सकती है, लेकिन ये जनरल बात है। कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है तो बनाने वाले को बताना पड़ेगा कि उसमें क्या है और कैसे यूज करनी है, वरना फिर मार्केट उसे यूज कैसे करेगा? या तो फिर जो जिसने बनाई है वो ट्रेनिंग कराए फ्री में सबको,
कि हमने बनाई है, चलो हम ट्रेनिंग देंगे 2 साल तक फ्री में सब लोगों के लिए, सीख लो जिसको सीखना है। और 2 साल के बाद जो लोग आएंगे फिर वो कहाँ सीखने जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी का डॉक्यूमेंटेशन आता है, इंक्लूडिंग सी का भी आता है। हमें ना तो बताया गया, ना हमने कभी इतना तो, ठीक है, लेकिन आता हर किसी के साथ है। बराबर। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पाइथन का अपना पहला प्रोग्राम लिखने की। तो हम क्या करेंगे, आइडल एडिटर पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एनाकोंडा जुपिटर पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे VS कोड पर। तो इस कोर्स में आपको 3 एडिटर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे आइडल एडिटर पे, फिर जुपिटर पे जाएंगे, जुपिटर एनाकोंडा के अंदर आता है, और उसके बाद फिर आपका VS कोड। ठीक है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और AI वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो या तो आइडल पे काम कर रहे होंगे ज़्यादा बार, या 90% चांस हैं कि वो एनाकोंडा जुपिटर पे काम कर रहे हैं। जो लोग जेंगो पढ़ रहे हैं 90% चांस है वो VS कोड पर काम कर रहे हैं। तो जेंगो वालों को ज़्यादा फोकस करवाया जाएगा किस पर, VS कोड एडिटर पर। और जो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और AI वाले हैं उनको ज़्यादा फोकस कराया जाएगा एनाकोंडा जुपिटर पर। स्टार्टिंग में हम लोग आइडल से करेंगे, सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है। तो क्या करना है, सर्च बार में जाइए, टाइप करिए आइडल, IDLE। जैसे ही आप आइडल टाइप करेंगे वैसे ही आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आइडल सर आपके में 4 आ रहे हैं, हमारे में भी 4 आएंगे? नहीं। आपने जितने पाइथन के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल करे हुए हैं, हर वर्जन के साथ उसका आइडल आता है। तो मेरे कंप्यूटर में पाइथन के 4 वर्जन इंस्टॉल हैं, 3.8 भी है, 3.9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। और हर पाइथन वर्जन के साथ उसका आइडल एडिटर आता है। तो आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट एक तो होगा ही अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करी हुई है। और अगर आपने पाइथन इंस्टॉल अभी तक नहीं करी है तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन आपके में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब हम 3.11 जो सबसे लेटेस्ट है उस पर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो क्लिक करा और ये आपका आ गया आइडल शेल। तो थोड़ा सा इसको और समझेंगे। जो हमारा आइडल एडिटर है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है शेल विंडो, दूसरा पार्ट कहलाता है एडिटर विंडो। शेल विंडो का पर्पस होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। और एडिटर विंडो का पर्पस होता है कोडिंग। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। कोई भी पाइथन में प्रोग्राम सबसे पहले लिखा जाएगा। लिखना कोडिंग कहलाता है, प्रोग्राम को लिखना कोडिंग कहलाता है। तो जब आप आइडल पे कोडिंग करते हैं तो आइडल का एडिटर विंडो यूज करते हैं कोडिंग करने के लिए। आपने कोडिंग कर ली, अब आप चेक करना चाहेंगे कि आपने जो पर्पस के लिए प्रोग्राम बनाया था वो पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करा कर देखेंगे। जब आप अपने लिखे प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आउटपुट कहीं दिखाई देगा। तो आउटपुट जहां दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेल विंडो। तो प्रोग्राम लिखेंगे एडिटर विंडो पर और जब उसे रन कराएंगे तो आउटपुट कहाँ पर आएगा, शेल विंडो पर आएगा। अब मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को सम करने का। अब जो 2 नंबर हैं वो हम अपने कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम को रन टाइम पर पास करेंगे। तो जब मैं कीबोर्ड से नंबर इनपुट करा रहा हूँगा तो वो नंबर प्रोग्राम के पास नहीं जाते हैं। वो नंबर पहले कहाँ टाइप होंगे, शेल विंडो पे टाइप होंगे। शेल विंडो से फिर कहाँ जाएंगे, वो प्रोग्राम के पास आएंगे। यानी कि जो इनपुट है वो कहाँ लिखा गया, शेल विंडो पर, और फिर शेल विंडो से प्रोग्राम के पास गया। प्रोग्राम ने आउटपुट शेल विंडो पर दिखाया, फिर यूजर ने देखा।
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारा प्रोग्रामर है, इनके बीच में क्या आएगा, शेल विंडो। जो भी आपको इनपुट पहुंचाना है प्रोग्राम को, आप सीधे बात नहीं करते प्रोग्राम से, आप शेल विंडो पे अपना इनपुट देकर आएंगे और शेल विंडो से प्रोग्राम लेके चला जाएगा। प्रोग्राम को कुछ आउटपुट दिखाना है तो इसे नहीं दिखा रहा है, ये तो शेल विंडो पे दिखा रहा है। अब शेल विंडो जो भी दिख रहा होगा उसको आउटपुट देखेगा। तो इस तरह से दो चीजें होती हैं। अब सर जब हम आइडल को बाय डिफॉल्ट सर्च में जाके ओपन करते हैं तो आइडल का जो शेल विंडो है वो ओपन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब आइडल ओपन होता है तो उसकी शेल विंडो ओपन होती है, यानी कि यहाँ पर अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी कोडिंग को करते हैं बट वो सजेस्ट नहीं किया जाता, उसकी वजह अभी आपको बाद में समझ में आएगी। तो हम शेल विंडो को इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के लिए ही यूज करेंगे। अब हम एडिटर विंडो इसकी ओपन करना चाहते हैं सो डैट हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर पाए। तो आप क्या करेंगे, आप जो आपका शेल विंडो है, यहाँ पर आप फाइल का एक ऑप्शन देखेंगे। इस फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर एक और ऑप्शन आएगा, न्यू फाइल। तो जब आप शेल के फाइल ऑप्शन पे जाते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है न्यू फाइल। जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका एडिटर विंडो ओपन हो जाता है। ये आपका एडिटर विंडो आता है, लाइक नोटपैड। अब आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एडिटर विंडो पर हम क्या करेंगे, अपना कोडिंग करेंगे। अब कैसे करेंगे कोडिंग, क्या करेंगे कोडिंग, ये हमें समझना होगा। तो किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, एक बार पहले इसको समझते हैं। किसी भी प्रोग्राम में इन जनरल तीन तरह का कोड लिखा जाता है। पहला यूजर से इनपुट लेने का, दूसरा लॉजिक लगाने का, तीसरा आउटपुट दिखाने का। आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो ट्रांजैक्शन करेगा, आपके अकाउंट से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। ये प्रोग्राम ही तो होगा, इतना बड़ा ना सोच कर छोटा सोच ले। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो दो नंबर को सम करेगा। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो तीन तीन बातें हैं। ट्रांजैक्शन करने का प्रोग्राम बनाना है तो ये बताइए किसके अकाउंट से माइनस करना है, किसके अकाउंट में प्लस करना है, कितना अमाउंट। तो ये सारी बातें पहले प्रोग्राम को इनपुट बतानी पड़ेंगी। अब प्रोग्राम को ये तीनों इनपुट जब मिल जाएंगे कि फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट और अमाउंट और पिन नंबर ओटीपी जो जो है वो सारा इनपुट प्रोग्राम को मिलेगा। अब प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक लगा होगा। लॉजिक का मतलब है इस अकाउंट से पैसे माइनस करना और दूसरे वाले अकाउंट में पैसे को प्लस करना। इसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिक। यही तो लॉजिक हुआ काम का, ट्रांजेक्शन के काम का। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन हो गई। अब यूजर को बताओगे नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, अपडेटेड बैलेंस ये है, बताना चाहिए। तो हम क्या दिखा रहे हैं, आउटपुट। आउटपुट में क्या दिखा रहे हो, ट्रांजैक्शन डन, ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस, अपडेटेड बैलेंस इज। तो अब इस पूरे प्रोग्राम में तीन तरह की एक्टिविटीज हुई। पहली एक्टिविटी इनपुट लेने की, दूसरी एक्टिविटी लॉजिक और तीसरी एक्टिविटी आउटपुट दिखाना। अब जो लो लेवल पर हमने देखा था दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम, तो सर इसमें भी तो तीन एक्टिविटीज होंगी। जो दो नंबर हैं वो आप बताइए कौन से होंगे। तो एक तरीका तो यह है, प्रोग्राम पहले से मान ले अपनी मर्जी से कि मुझे 3 और 5 का सम कराना है। बेटर ये होगा कि पहले से प्रोग्राम अपने आप क्यों नंबर मान रहा है, जब चलेगा तो यूजर से पूछ ले राइट टाइम पर। भाई जब आप कैलकुलेटर चलाते हो तो कैलकुलेटर अपने मन से थोड़ी जोड़ देता है दो नंबरों को, आपसे पूछ रहा है ना। और जो आप नंबर बताते हैं उन्हीं का एडिशन मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। अब सोचिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो दो नंबर इनपुट आएंगे,
अब उन 2 नंबर पे लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है? प्लस करना, छोटा सी लॉजिक है। अब प्लस कर दिया, फिर क्या करोगे? जो रिजल्ट बना है उसे दिखाओगे नहीं। अब आप किसी भी प्रोग्राम में ये 3 तरह की एक्टिविटीज ही करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम छोटा हो चाहे प्रोग्राम वो बड़ा हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। ये 3 टास्क हैं जो आपको अपने प्रोग्राम में करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो बस ये 3 काम सीखने हैं। इनपुट लेना सीखना है, लॉजिक लगाना सीखना है और आउटपुट दिखाना सीखना है। ये 3 चीजें आ गई तो ऑलमोस्ट आपको प्रोग्रामिंग आ गई, ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। सर इसमें कितना टाइम लगेगा इनपुट लेने में, लॉजिक सीखने में और आउटपुट कैसे दिखाया जाता है इसको सीखने में? तो इनपुट लेना सीखना है तो मेरे हिसाब से 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में आप इनपुट लेना सीख जाते हैं। और आउटपुट दिखाना लगभग 2 से 2.5 घंटे में आउटपुट दिखाना आप सीख जाते हैं। तो 3 घंटे में खत्म, कोर्स तो 2.5 महीने का है हमारा। फिर हमने कहा बाकी जितना टाइम बचा वो सब लॉजिक में चला जाता है। बाकी आपके 2.5 महीने में 3 घंटे बचा लो। अब जितना टाइम बचा आपका आवरली, वो सारा टाइम किस पे लगेगा? आपका लॉजिक लगाने में लगेगा। यानी कि लैंग्वेज के 90% जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो किसको फोकस कर रहे होंगे? लॉजिक पर। लॉजिक पर ही फोकस करेंगे 90% कॉन्सेप्ट। सिर्फ 10% कॉन्सेप्ट लैंग्वेज में ऐसे हैं जो इनपुट आउटपुट के होते हैं। बाकी 90% खेल किसका होता है? लॉजिक का। ठीक है। अब तो आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले इन्हीं तीनों में से कोई एक उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं पढ़ने, तो हमें सबसे पहले आउटपुट दिखाना सिखाया जाता है कि आउटपुट कभी अगर दिखाना पड़ जाए तो कैसे दिखाओगे। वो दिखाना तो पड़ेगा ही आउटपुट, भाई प्रोग्राम बना रहे हो किसी पर्पस के लिए बना रहे हो, और उस पर्पस के लिए जो इनपुट आएगा वो आप चलो बाद में सीख लेना, अभी आप मान लो पहले से ही, है ना? लेकिन कम से कम आउटपुट दिखाना तो आना चाहिए आपके लिए। तो चाहे आप सी पढ़ो, चाहे आप जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, डॉट नेट पढ़ो, पीएचपी पढ़ो, कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो कोई भी पढ़ाएगा सबसे पहले आपको क्या सिखाएगा? आउटपुट कैसे दिखाया जाता है प्रोग्राम से, ये सिखाएगा। हम भी यही करने वाले। ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज हमारी होती हैं। एक इनपुट एक्टिविटी होती है, लॉजिक वाली एक्टिविटी होती है और आउटपुट वाली एक्टिविटी होती है। इससे ज्यादा प्रोग्राम में कुछ नहीं होता। एक प्रोग्राम के अंदर 3 ही हिस्से होते हैं, बस चौथा कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक। अब सबसे पहले हम सीखेंगे आउटपुट के लिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले आउटपुट लेना सीखेंगे। ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा और ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है ना? ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, चलता रहेगा ये हमारा, ये खत्म ही नहीं होगा। पाइथन लैंग्वेज में जितना भी है वो सब इसी को फोकस करके बनाया गया। तो सर इसमें पाइथन की जरूरत पड़ती है या किसी और की जरूरत भी पड़ती है? इन सब में हमने कहा इनपुट और आउटपुट में सिर्फ पाइथन की नॉलेज की जरूरत है, या जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत है। अगर आप सी पढ़ रहे हैं तो सी का यूज करके ही इनपुट लेंगे, सी का यूज करके ही आउटपुट आएगा। पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन के हिसाब से, जावा पढ़ोगे जावा के हिसाब से। अब जो लॉजिक है, लॉजिक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ जरूरत पड़ती है किसकी? मैथ की। तो जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस मैथ्स होता है। तो अब यहाँ पर जो लोग मैथ्स पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने ज़्यादा टाइम उनको अपना देना पड़ेगा घर जाके। और जो लोग मैथ्स में थोड़ा सही है उनके लिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उनके लिए, उनको थोड़े एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर हमें मैथ्स नहीं आती तो हम क्या करेंगे, तो सीखा जा सकता है। जब आप दुनिया में आए थे तो कुछ भी नहीं आता था, गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, क्रिकेट खेलना भी नहीं आता था, सीख ही लिया सारा। जरूरत पड़ती है तो आदमी सीख ही लेता है।
रोता थोड़ी है कि मुझे नहीं आता, मैं क्या करूं, सीख लो, नहीं आता, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो हमें पहले पता होना चाहिए। लॉजिक में मैथ्स का यूज होता है। अब मैं मैथ्स का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए, मैट्रिक्स आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए। अगर हम सबसे पहले इनपुट से सीखेंगे, तो जो इनपुट लेकर हमने अपने प्रोग्राम में लिया है, वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो सही आ गया कि नहीं आ गया। भाई हम जो भी सीख रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ये भी तो बताएंगे कि आपने वो सही सीखा कि नहीं सीखा। तो वो कैसे बताएं अपने ब्रेन को कि जो आप सीख रहे हो वो सही है या नहीं? आउटपुट दिखाकर। इसीलिए सबसे पहले क्या सीखा जाता है? आउटपुट को दिखाना सीखा जाता है। ठीक है, चलिए। तो देखो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। अगर आप पहले इनपुट लेना सीखना चाहते हैं तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम एक एक्सपीरियंस को देखें, जो लोग सीखते हैं, तो किस तरह से लोगों ने जल्दी सीखा, किस तरह से लोग आसानी से सीख पाए, तो उसके हिसाब से हमें पहले आउटपुट दिखाना सीखना चाहिए। आप इस बात को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो। अब मैथ्स का मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, कोई रॉकेट साइंस वाली मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होने चाहिए। इवन ऑड क्या होता है ना, प्राइम नंबर कैसे कहते हैं, है ना। उसके बाद मैथ्स में आपकी रेडियस होती है, सर्कल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो पता होना चाहिए रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, L/B। अब जिसको यही नहीं पता रेक्टेंगल का एरिया L/B होता है, प्रोग्राम बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि पाइथन में थोड़ी बताएंगे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर मैं आपसे कोई प्रोग्राम बनाऊं जो सर्कल का एरिया निकालेगा, तो आप सर्कल के एरिया का फार्मूला अगर जानते हैं तो आपको पता है πr² होता है। पाई की वैल्यू पहले से पता है 3.14 होती है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। बट रेडियस तो पूछोगे। अब आप यही नहीं जानते कि सर्कल के एरिया का फार्मूला πr² होता है, तो यूजर से पूछोगे क्या फिर? जब आपको खुद ही नहीं पता कि πr² होता है, तो तभी तो पता चला रेडियस पूछना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये नहीं बताएगी कि सर्कल का फार्मूला πr² होता है। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो बताओ यूजर से क्या पूछोगे? इनपुट में क्या पूछोगे यूजर से? तो पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट का गणित, कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टेन्योर डिवाइडेड बाई 100। अब आपको पता चला, अच्छा मुझे यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट पूछना है, यूजर से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना है, यूजर से मुझे टेन्योर पूछना है। तब जाके आपका प्रोग्राम आउटपुट दिखाएगा, ये लो जी सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ रही है कहानी? तो गणित का मतलब यहाँ पर कौन सी गणित है? जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम का फार्मूला, उस फार्मूले को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? गणित कहते हैं। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं यूजर से क्या क्या पूछूं इनको? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फार्मूला नहीं पढ़ाती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिंटैक्स बताएगी। अगर आपको फार्मूला पता है तो कैसे सिंटैक्स लिखोगे इस काम को करने के लिए। तो जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, और जो चीजें हमारे सिलेबस से बिल्कुल अलग हैं बट पार्ट ऑफ लॉजिक हैं, तो आप अपने लेवल पर उनको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे, किसी बुक पर, किसी फ्रेंड से हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो पहले आप आउटपुट दिखाना चाहिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में एक रेडीमेड कोड है। तो पाइथन लाइब्रेरी में रेडीमेड कोड, जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में जो रेडीमेड आपके कंटेंट्स हैं वो किसके अंदर रखे हुए हैं? बुक्स के अंदर। तो उसी तरह से पाइथन लाइब्रेरी में जो रेडीमेड कोड हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? फंक्शंस के अंदर रखे हुए। तो फंक्शन सब इक्विवेलेंट हो गया, फंक्शन सब इक्विवेलेंट हो गया बुक। कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक, बुक के अंदर कंटेंट होते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर बुक नहीं होती, वहां पर क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, और फंक्शन के अंदर कोड होता है। फंक्शन यहाँ बुक के अंदर कंटेंट होंगे, फंक्शन के अंदर आपका कोड होगा, और वहां पर बुक के अंदर आपके कंटेंट होते हैं। ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
इस तरह से लाखों फंक्शंस हैं। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में लाखों बुक्स हो सकती हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की लाइब्रेरी में लाखों फंक्शन। ठीक है। अब उन लाखों फंक्शन में एक फंक्शन है जो आउटपुट दिखाने वाला काम करता है। इसका मतलब सर ये हमें लग रहा है कि पाइथन लैंग्वेज में अगर लाखों फंक्शन है तो हमें पहले इस बात की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, तभी तो हम यूज करेंगे। तो सर ये तो आप कॉलेज के लाइब्रेरी में भी आप सोचोगे लाखों बुक पढ़ी है, तो ऐसा तो नहीं रैंडमली आंख बंद करी उठा ली बुक मैं पढ़ लेता हूँ। नॉलेज तो होनी चाहिए ना पहले कि मुझे क्या पढ़ना है और वो चीज किस बुक के अंदर मिलेगी, तभी तो वो बुक पढ़ोगे आप जाके। ऐसा तो नहीं है रैंडमली कोई सी उठा लो और उससे जो मैं सीखना चाहता था सीख ही लूंगा। तो सर ये नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसके लिए आप कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो हमारा डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होती है, कुछ आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं। पहला फंक्शन जो आउटपुट दिखाने वाला काम करता है उसका नाम है प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम से अगर कुछ भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। तो अब मुझे प्रिंट फंक्शन को लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? देखो जब हम बोलते हैं तो बोलते समय लोअर केस अपर केस का सेंस नहीं आता, लेकिन जब लिखते हैं तो लिखते समय लोअर केस अपर केस का सेंस आता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ प्रिंट लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सबको पढ़ोगे सबका प्रोनाउंसिएशन प्रिंट ही आएगा। तो प्रोग्रामिंग लिखने को कहते हैं, बोलने को नहीं कहते हैं। तो अब इनमें से क्या सारे सही हैं? हमने कहीं तो लैंग्वेज से पूछना पड़ेगा। तो सर हर फंक्शन जब भी मैं पढ़ने जाऊंगा तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वो लोअर केस में लिखना है या अपर केस में लिखना है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो चीजें लोअर केस में बताई गई हैं आप उन्हें लोअर केस में लिखकर ही यूज करेंगे, जो चीजें अपर केस में बताई गई हैं आप उन्हें अपर केस में लिखकर ही यूज करेंगे, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। तो सर हम लाखों का याद रखेंगे? हमने कहा नहीं, उसका एक तरीका बताया गया। पाइथन में 99.99% फंक्शंस लोअर केस में बनाए गए। एक्सेप्शनली कोई फंक्शन हो सकता है ऐसा जो अपर केस में होता है, तब आपको ये याद नहीं रखना कि लोअर केस में लिखें कि अपर केस में लिखें। आप किस में लिखो बाय डिफॉल्ट? लोअर केस। ठीक है। तो प्रिंट को आप किस में लिखेंगे? लोअर केस में लिखेंगे। ठीक है। अब आइडल एडिटर में इस बात को थोड़ा सा और सपोर्ट करने के लिए, आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया। अगर आप किसी भी पाइथन के फंक्शन को लिखते हैं, अगर वो सही लिखा है, उसकी स्पेलिंग आपने सही लिखी है, तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। और अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो वो ब्लैक ही रह जाएगा, पर्पल नहीं बनेगा। ठीक है। ये फैसिलिटी आइडल एडिटर के अंदर है। अब ये कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है, जुपिटर में अलग है, बीएस कोड में अलग है, नोटपैड में ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है, वहां कोई कलर ही नहीं बनता। तो अगर हम आइडल एडिटर के स्पेसिफिक ही बात करें तो आइडल एडिटर में किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शन को जब हम लिखेंगे, अगर वो सही लिखा है हमने, उसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, तो उसका कलर पर्पल बन जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो आपने लिखा है वो सही लिखा नहीं है ना, अब सही लगा। ठीक है। चलो अब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर ऐसा करते हैं। याद करो अपना सी का एक्सपीरियंस, टर्बो एडिटर जो होता था वो भी ऐसे ही होता था, वहां भी कलर कॉम्बिनेशन चलते थे, हम बस ध्यान नहीं देते थे वहां पर। ठीक है बहरहाल। अब इस फंक्शन को अगर मैं अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इसे पुकारना होता है, इसे कॉल करना होता है। तो जो भी कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक रखी हुई है, सिर्फ उसको देख लेने से आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको उसे लाइब्रेरियन से जाके इशू कराना पड़ेगा, तब आप उसे अपने घर ले जाकर पढ़ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से पाइथन की लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं आप उन्हें सिर्फ लिखने से यूज नहीं करेंगे, उनको कॉल करना होता है। तो कॉन्सेप्ट है किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसे प्रोग्राम से कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम और उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर, तो इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये है ओपन पैरेंथेसिस और ये आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के पेयर को अब हम क्या बोलते हैं? कॉलिंग। तो ये क्या कहलाता है पाइथन के अंदर? कॉलिंग कहलाती है।
अच्छा मान लीजिए सर, पाइथन की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जिसका नाम है ABC। अगर मुझे उसे प्रोग्राम में यूज करना है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा फिर? ABC और उसके आगे कॉलन। एक और फंक्शन है जिसका नाम है PQR, उसे कैसे यूज करूंगा? PQR और उसके आगे कॉलिंग। तो किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम में यूज करने का सिंटैक्स होता है फंक्शन का नाम और उसके आगे कॉलिंग सिंबल। कॉलिंग सिंबल क्या होता है? पैरेंथेसिस का पेयर। तो ये क्या कहलाती है? पैरेंथेसिस कहलाती है। ये जो ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं? इस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या हो गया? प्रिंट फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब सर ये क्या आउटपुट में दिखाएगा? जो भी आप पैरेंथेसिस के बीच में लिखेंगे वही हमारा आउटपुट में दिखा दिया जाएगा। सर आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैंने लिख दिया दिस इज पाइथन। तो ये मैसेज आपका पाइथन के कहाँ पर दिखाया जाएगा? शेल विंडो पर। क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ पर आएगा? मेरा शेल विंडो पर। पर आया नहीं तो आपने अभी प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम लिख रहे हो तो लिखते ही आउटपुट नहीं आता है, लिखने के बाद आपको बताना पड़ता है कि जो मैंने लिखना था वो लिख दिया, अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, अब इस प्रोग्राम को रन करा दिया जाए, तब उसका आउटपुट आता है शेल विंडो पर। अभी नहीं आएगा, है ना? अभी हमें और बहुत सारी बातें हैं जो सीखनी होंगी। तो अगर हम पाइथन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5 टर्म आ रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं मेहनत मैं इतनी ही करूंगा, इन दोनों को लिखते समय मेरा टाइम और मेरे एफर्ट बराबर लगे तो उतना ही लिखना है। क्या दोनों सही है? कैसे ही लिख दो, क्या दोनों का मीनिंग एक ही है? तो अब आपने क्या बोला? एक वर्ड मीनिंग। तो जो भी आप लिखते हो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है, जो मैंने लिखा है उसका कोई मीनिंग हुआ भी या नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, है ना? कुछ भी लिखने से सब कुछ सही नहीं होगा। जो भी आप लिख रहे हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए। तो सर ये कौन बताएगा कि इसमें मीनिंग नहीं है और इसमें एक मीनिंग है? कौन बताएगा? कौन करेगा डिसाइड है? तो जिसने भी इंग्लिश लैंग्वेज बनाई होगी उसने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को अरेंज करने के लिए कोई रूल्स बता रखे होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर रेस्पॉन्सिबल होगी डिसाइड करने के लिए कि इनमें मीनिंग किसके अंदर और किसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो हमें ग्रामर की नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, तभी तो हम वर्ड्स को अरेंज कर पाएंगे सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस किसे बोलते हैं? ये पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर क्या है? बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अपनी मर्जी से वर्ड्स का ऑर्डर तो हम नहीं लिख सकते ना कि जो मन आए आप लिख दो। नहीं, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर यूज करनी होती है डिसाइड करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग हम जो भी लिख रहे हैं वो सही गलत होता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो एक लैंग्वेज ही है, वो भी तो एक भाषा ही है। तो जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है, जैसे हिंदी के अंदर व्याकरण होती है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर कहते हैं उसे, तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कहते ही होंगे, हमारे लिखने के रूल वो कुछ ना कुछ कहते ही होंगे। उसी तरह से जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनके अंदर जो भी लिखा जाता है उनको लिखने का भी क्या होता है? रूल होता है। तो कई सारे रूल्स हैं पाइथन के अंदर जो आप यूज करते हैं। जिस चीज को हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते थे, जिसको हमने यहाँ पर सेंटेंस कहा कि ये एक सेंटेंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये इंग्लिश में क्या कहलाता है? सेंटेंस। यही इक्विवेलेंट टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। ये दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर कई सारे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। हर स्टेटमेंट को लिखने का रूल होगा।
अभी तो मैं पहला सिखा रहा हूँ, है ना। तो हर स्टेटमेंट जब आप दूसरा लिखोगे उसको भी लिखने का रूल होगा, तीसरा लिखोगे उसको भी लिखने का रूल होगा। तो सर ऐसे अगर एक प्रोग्राम में 1000 स्टेटमेंट लिखोगे तो 1000 रूल याद रखने पड़ेंगे। हमने कहा सोचिए, अगर दूसरा स्टेटमेंट भी प्रिंट वाला ही है तो जो रूल यहाँ पर है वही रूल यहाँ पर होगा। लेकिन अगर तीसरा स्टेटमेंट प्रिंट की जगह कोई दूसरा है तो फिर उसका अपना रूल होगा। तो जो आप 1000 स्टेटमेंट लिख रहे हो, क्या आप ये कहोगे कि 1000 वो अलग अलग स्टेटमेंट हैं? हमने कहा अगर ऐसा है तो 1000 रूल खो गए। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर इन 1000 में 100 तो प्रिंट स्टेटमेंट ही है, तो उन 100 का तो एक ही रूल होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो स्टेटमेंट का टाइप होता है ना, कि किस टाइप का स्टेटमेंट है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट सीख रहे हैं। तो इस तरह से तो इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस होते हैं, बस 3 तरह के टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और हर किसी के अंदर फर्दर डिवीजन है। टोटल 11-12 टेंस होते हैं, खत्म, पूरी इंग्लिश खत्म हो गई थी। तो उसी तरह से लिमिटेड ही सिंटैक्स होंगे, लिमिटेड ही रूल होंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट यह आ गया। अब प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने का अभी हम जो रूल है वो सीख लेते हैं, जब बाकी कोई नया आएगा तो उस समय डिस्कशन करेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो भी आप लिखना चाहते हो मैसेज, उस मैसेज को आप कोट्स के अंदर लिखते हैं। कोट, डबल कोट्स हो सकता है, डबल कोट से मैसेज स्टार्ट करेंगे और मैचिंग कोट से मैसेज को एंड करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों करेंगे ऐसा? तो ये क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश पढ़ते समय पूछना चाहिए था कि क्यों लिखें ही के बाद है। हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे। तो जिसने लैंग्वेज बनाई हमें उसके बाद माननी पड़ेगी, या तो अपनी एक लैंग्वेज बना लो और जैसी आपको उसमें बात रखनी है वैसे ही उसके अंदर रूल रख देना फिर। तो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, जो जिसने बनाया है हमें उसकी बातें माननी होंगी। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर कोई भी मैसेज अगर लिखा जाता है तो उस मैसेज को कोट्स के पेयर में लिखा जाता है। स्टार्टिंग में कोट आएगा मैसेज के, और मैसेज के एंड में कोट आएगा। अभी ये कोट डबल कोड है। इस तरह के 4 तरह के कोड्स अवेलेबल है पाइथन में जो हम लिख सकते हैं। तो अभी हम 4 को डिस्कस नहीं कर रहे, एक को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो डबल कोड्स के पेयर में आप क्या लिखते हैं? अपना मैसेज लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं मैसेज। मैसेज का पाइथन में टेक्निकल टर्म होता है स्ट्रिंग। जिस चीज को हम मैसेज कहते हैं, ये एक आम आदमी का शब्द है, बोलचाल की भाषा का शब्द है मैसेज। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मोबाइल पे मैसेज आ गया ट्रांजेक्शन का। अगर हम उस मैसेज को बनाने वाले प्रोग्रामर के नजरिए से देखें तो वो बनाते समय मैसेज नहीं बोलता होगा, क्या बोलता होगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग शब्द क्या है? एक टेक्निकल शब्द है। जिस चीज को हम बोलचाल की भाषा में मैसेज कहते हैं, उसी चीज को प्रोग्रामिंग में क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। अब सोचो अगर हम आपस में ऐसे बोलें कि एक मोबाइल पे स्ट्रिंग आई, कितना अजीब लगेगा बोलते समय और दूसरे को समझाते समय। व्हाट्सएप पे एक स्ट्रिंग आ गई, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लेकिन आपको दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको टेक्निकल टर्म्स में कोड बनाना है। बुक पढ़ेंगे, टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम बनाना है अल्टीमेटली उसका यूज एक एंड यूजर करेगा, एक आम इंसान ही उसका यूज करेगा। कैलकुलेटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, बनाने वाला प्रोग्रामर होगा हमारी आपकी तरह, लेकिन उसका यूज करने वाले कौन है? आम इंसान है, सब्जी वाला, दुकान वाला, चाय वाला। समझ रहे हो? तो हम जो बना रहे हैं, बनाते समय टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं, और जब वो यूज होने जाता है तो आम इंसान वाले शब्द आ जाते हैं। ठीक है, बराबर। तो हमें दोनों को सीखना है, एक नॉर्मल लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका टेक्निकल टर्म क्या है। तो हम क्या बोलेंगे? इस प्रिंट, हमने एक मैसेज को प्रिंट कराया। अब ये पहला प्रोग्राम जो चलेगा तो इस मैसेज को शेल विंडो को प्रिंट करेगा, तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है? इस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम को रन कौन करेगा? सीपीयू। सीपीयू क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता पी क्या होता है, टी क्या होता है, ये सब मुझे नहीं आता, मुझे 0101 ही आता। तो इस प्रोग्राम को अब हम किसको देकर आएंगे? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा? मेरे प्रोग्राम में देखेगा कि जो पाइथन के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
अगर हो रहे हैं तो मशीन कोड बनाएगा, और अगर नहीं हो रहे हैं तो मना कर देगा और एरर बता देगा कि आपने ये रूल नहीं माना है, पहले इसे सही करो, तब दोबारा आना मेरे पास और फिर मैं दोबारा चेक करूंगा। अगर सब कुछ सही हुआ तो बना दूंगा मशीन कोड और फिर सीपीयू से रन करा दूंगा। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करने वाले हैं, इंटरप्रेटर के पास लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, पहले इस प्रोग्राम को पाइथन फाइल में सेव करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, फाइल ऑप्शन जो आ रहा है, सेव एज, सेव एज पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर मान लीजिए मैंने कोई एक नया फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंदर मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम का नाम, यानी कि फाइल का नाम, जिस फाइल में ये प्रोग्राम सेव होगा, मान लीजिए पहला प्रोग्राम है तो मैंने इसका नाम P1 कर दिया। ऑटोमेटिकली जो हमारा फाइल बन रही है उसका जो टाइप है वो क्या है, हमारा पाइथन फाइल। क्योंकि आइडियल एडिटर को पता है कि जो भी फाइल बनेगी वो क्या बनेगी, पाइथन फाइल। तो हमें यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं लगाना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .py हो जाता है। हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका एक्सटेंशन .py हो जाए। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोग्राम इस फोल्डर के अंदर आपका सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो रन बटन आ रहा है, ये रन ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इंटरनली इंटरप्रेटर को ये प्रोग्राम हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इंटरप्रेटर इसमें गलतियां चेक करेगा, अगर कोई गलती है तो आपको बताएगा और आगे का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, एरर मैसेज आपको दिखाई देगा बस। और अगर प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपके वाले कोड का मशीन कोड बन जाएगा और फिर वो मशीन कोड सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू फिर उसको आउटपुट में दिखाएगा। वो आउटपुट आपको शेल विंडो पर नजर आएगी। मेरा इतना प्रोसेस बोलने में 10 से 12 सेकंड लग गए थे, होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा फिर से देखो। मैं इस पर रन करूंगा तो पहले इंटरप्रेटर इसको चेक करेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। ठीक है, टेक्निकल टर्म क्या है, कंपाइलेशन। आम बोलचाल का शब्द क्या है कि इस प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढा जाएगा, उसी को हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, प्रोग्राम का कंपाइलेशन होगा। तो हमारा इंटरप्रेटर ही प्रोग्राम का कंपाइलेशन करेगा। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर हमारा मशीन कोड बनेगा, फिर उस मशीन कोड को सीपीयू को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और मेरा आउटपुट शेल विंडो पर दिखा दिया जाएगा। अगर शेल विंडो पहले से ओपन नहीं होती तो रन टाइम पर विंडो ओपन करके उस पर लिख दिया जाता है। अगर पहले से है तो उसी के आगे आउटपुट लिखा जाएगा, जितनी बार रन करेंगे उतनी बार आएगी। अगर आउटपुट विंडो क्लियर करनी है तो क्लियर करने का मतलब है आउटपुट विंडो क्लोज कर दीजिए, शेल विंडो क्लोज कर दीजिए। अगली बार जब आएगा तो नई विंडो पर ही आएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको एक फाइल में सेव करते हैं, उसके बाद फिर उसे रन कराते हैं। लिखते समय हमें जो भी पाइथन स्टेटमेंट लिखने हैं वो किस टाइप का पाइथन स्टेटमेंट है, उसके रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो थ्रू आउट आपका जो कोर्स चलेगा उसमें आप यही सीखते रहेंगे। स्टेटमेंट नए टाइप का आ गया, अब इसका रूल ये है, फिर कोई नया स्टेटमेंट आ गया, अब इसका रूल ये है। ठीक है, चलिए। तो ये अब आप लोग क्या करेंगे, जो पहला प्रोग्राम मैंने अभी बनाया है आप अपने लैपटॉप पर इसको बनाकर देखेंगे। मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराया, दिस इज पाइथन। आप इस तरह के 2-3 प्रोग्राम बनाना। आप अपना नाम प्रिंट कराना, एक प्रोग्राम अपने फ्रेंड का नाम प्रिंट कराना, एक प्रोग्राम में अपना एड्रेस घर का प्रिंट कराना। तो इस तरह के 3-4 प्रोग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसमें, प्रोसेस में, कि लिखते कैसे हैं, फिर सेव कैसे करते हैं और फिर रन कैसे करते हैं। ये 3 चीजें अभी हमें सीखनी है, लिखना, सेव करना, रन करना। फिर उसके बाद लिखना सीखते रहना है कि लिखेंगे कैसे प्रोग्राम को और आगे। ठीक है, चलिए आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे 8:30 बजे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं आज ग्रुप को ज्वाइन कर लें।
जल्दी अब हम आपका टाइम भी बढ़ाएंगे ना, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, अब आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा।